नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आर के पाल आपका अपना चैनल दस्तक कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था दस्तक सीरीज, स्पेशली रेलवे ग्रुप डी के लिए हम लोगों ने दस्तक सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग बायो के सेक्शन को स्टार्ट किए थे और बायो सेक्शन में हम लोग चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों चीज़ों को हम लोग डील कर रहे थे। जैसे आप जानते हैं कि एक चैप्टर में पढ़ा देता हूँ, एक चैप्टर हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी के उसके एक या दो पार्ट होते हैं, उसके बाद से एक ही पार्ट में मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही वीडियो में एक चैप्टर का एक थ्योरी आपका हो जाए। और वो थ्योरी पार्ट करने के बाद से जस्ट उस पर जो क्वेश्चन आए रहते हैं, जो एक्सपेक्टेड रहते हैं, जो PYQ रहता है और जो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसका मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। तो कुल मिला जुला के हम लोग लगभग चैप्टर कर पाए हैं। आज उसी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग आज इंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। टोटली लगभग ग्लैंड्स के बारे में ही हम आपको इसमें पढ़ेंगे। जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको थोड़ी सी देखने को मिलेगी और इसमें हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो उस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यदि आपने ये पूरी सीरीज़ आपने नहीं देखी है तो पूरी सीरीज़ को आप जाके वहाँ पे प्रीवियस भी वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी अच्छा से। और स्पेशली ये डेडिकेटेड ऑल वनडे एग्ज़ाम है उसके लिए है, बट स्पेशली ये ग्रुप डी के लिए रखा गया है, जो ग्रुप डी होने वाला है। और 2 से 3 चैप्टर और आपको बच गए हैं। लगभग वो जेनेटिक आपको बच गया है, जेनेटिक और रिप्रोडक्शन चैप्टर बच गया जो इम्पोर्टेंट है, और क्लासिफिकेशन चैप्टर बच गया है, और टिश्यू लगभग टिश्यू तो मैंने करा दिया है। लगभग 2 से 3 चैप्टर और बच गए हैं, तो वो आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। 3 से 4 चैप्टर और बचे हैं, जो 10 से 15 क्लासेज में वो लगभग आपको ख़त्म हो जाएंगे, वो ख़त्म आपको देखने को मिल जाएंगे। देन हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज, उसके बाद देन हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज, और फिर उसके MCQ, उसके बाद से केवल प्रैक्टिस सेट में लेके आऊँगा। हर चैप्टर का 50-50 क्वेश्चन, लगभग 40 से 45 क्लासेस होंगे, उसमें एक क्लास में आपका एक चैप्टर डन हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए। तो आइए बिना देरी करते हम लोग क्लास को शुरू करें। और क्लास को शुरू करेंगे उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, भगा के स्किप करके ना देखें तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वे बच्चे जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, जो ज़्यादा पैसे अफोर्ड करके ना पढ़ सकते हैं, वो फ्री में वीडियो देख के अपने मेहनत से एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं इस वीडियो से। और मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट ही पढ़ाता हूँ, जो एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना होती है। स्पेशली रेलवे में तो यहाँ से बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस आप इतना कर लीजिएगा तो काफ़ी है। बट आपको रिवीजन करना पड़ेगा, हर वीडियो को आप देख के रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते शुरू करते हैं। ग्लैंड्स जानेंगे, ग्लैंड्स के बारे में क्या है, ग्रंथि आखिर में होता क्या है। तो ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे तो ग्रंथि शरीर के विशेष भाग जो पदार्थ बनाती है उन्हें स्रावित करती है। ग्रंथि क्या है? एक तरह का पदार्थ बनाती है, एक विशेष भाग है। ग्लैंड्स हमारी जो होती है एक तरह की हमारे बॉडी की पार्ट होती है, ठीक है। बॉडी की एक पार्ट होती है, एक भाग होती है, जिसका काम क्या है? जिसका काम है पदार्थ को बनाना और उन्हें रिलीज करना, उन्हें सेक्रेशन करना। वो पदार्थ बनाती है और उस चीज़ को वो सेक्रेशन करती है, पदार्थ भी बनाएगी प्लस उससे सेक्रेट भी करती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंड। वो है आपकी ग्रंथि आपको, उसको हम लोग ग्रंथि कहेंगे। नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं। तो ये ग्रंथि को बांटा जाएगा तो कितने रूपों में बांटा जाएगा? तो 2 तरीके से इसको हम बांट सकते हैं। एक तो बाह्यस्रावी, एक बाह्यस्रावी और एक अंतःस्रावी। 2 तरीके से इसको हम लोग
बांट सकते हैं। इस ग्रंथि को हम लोग दो तरीके से बांट सकते हैं, एक बाह्य आउटर हो जाएगा, एक्सोक्राइन हो जाएगा, एक एंडोक्राइन हो जाएगा, एक अंतःस्रावी हो जाएगा एंडोक्राइन। तो दोनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, दोनों को बारी बारी से देखेंगे। उसमें बाह्य स्रावी में देखेंगे क्या होता है। तो बाह्य स्रावी जो होती है ये ग्रंथि नलिकाओं के माध्यम से पदार्थों को एक विशेष स्थान पर छोड़ती है। ये क्या होती है, किसी भी पदार्थ को, नलिका ऐसी होती है, नलिका के माध्यम से, एक नली के माध्यम से किसी भी पदार्थ को क्या करती है, डक्ट को एक विशेष स्थान पे एक स्पेशल पैलेस जो होता है उस पर वो पहुंचा देती है। उसी को हम लोग बोलते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथ है, यानी वो बाहर की तरफ आपको दिखाई देगी लेकिन नली के माध्यम से होती है, यानी इसका ये लोकेशन आपको बता रहा है। जैसे में एग्जांपल में आप ले सकते हैं तो लीवर है, ये नली के माध्यम से ही होता है। लीवर आप देख सकते हैं, लीवर को हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू यकृत कहते हैं और अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। तो ये हमारा जो लीवर है वो क्या करता है, एक तरह का ग्रंथि है, लेकिन कैसी ग्रंथि है, तो वो बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि आई होप आप समझ पाए होंगे। अब आइए अंतःस्रावी ग्रंथि को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में अगर हम देखते हैं तो सेम चीज़ है, पहले दोनों के बारे में जान लेंगे फिर आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। इंडोक्राइन इसको बोलेंगे, उसको एक्सोक्राइन बोल रहे थे, इसको इंडोक्राइन बोलेंगे। ये क्या होती है, ये सीधे रक्त में हार्मोन छोड़ती है, ये कोई नलिका नहीं होती है। वो नलिका होता है, ये कोई नलिका नहीं होता है, कोई भी डक्ट इसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन ये रिलीज़ क्या करती है, हार्मोन को रिलीज़ करती है। वह हार्मोन क्या होता है, तो हार्मोन जो होता है वो एक तरह का संकेत देने वाला, सिग्नल भेजने वाला चीज़ें होता है। किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, सेक्रेशन करना, किसी चीज़ को संतुलित करना, हार्मोन उसको बोलते हैं। हार्मोन भी समझेंगे कि क्या है। तो ये ग्रंथि सीधे रक्त में हार्मोन को छोड़ती है और इसमें कोई भी डक्ट नहीं होता है। इसको हम लोग अंतःस्रावी ग्लैंड्स बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे गोल तरह का दिखाई देगा रचना। इस पे एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड है, ये पूरा आपकी किडनी जो हो जाएगी वो इंटरनल पार्ट में पाई जाती है। किडनी को आपको ये दिखाया गया है फिगर। अब अंडस्रावी तंत्र क्या है, अंतःस्रावी तंत्र क्या है, मैं फिगर के साथ भी लेके आता हूँ। आपको पता है कि मैं फिगर भी लेके आता हूँ। थोड़ी सी मेरे पास कष्ट है कि डिजिटल बोर्ड अभी हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन जैसे ही डिजिटल बोर्ड होगा उस पर और अच्छा से आपको ये समझ में आएगा। एनिमेशन वीडियो से मैं बता पाता। खैर, कंटेंट आपको समझ में आना चाहिए, बोर्ड मैटर नहीं करता है। तो देखिए इंडोस्राविक तंत्र सिस्टम अब क्या पढ़ेंगे, जैसे अभी उसके पहले पढ़ लिए थे एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी। एक में आपको लिवर देखने को मिला, एक में आपको किडनी देखने को मिला। तो आप यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं, मैं फिगर लेके भी आया हूँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है ना, बाहरी वाले तो आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है, अंतःस्रावी तंत्र जो होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिल के बना एक जटिल तंत्र होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसको समझना आसान नहीं होता है। जैसे आप यहाँ पे हार्ट देख सकते हैं, ये हार्ट कैसे काम करता है। फिर यहाँ पे आप इसको दिख रहा है, ये सारी चीज़ पेनक्रियाज वगैरह आपको दिखाई देगा, किडनी भी आपको दिखाई देगी। तो ये जो है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको समझना इतनी आसान नहीं। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम, उसको हम लोग बोलते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि से ही मिल के बनता है अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम बनता है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये कैसा है सिस्टम, तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम आपको देखने को मिलता है, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम कहलाता है। अब आइए थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं। अभी मैंने बताया कि हार्मोन क्या होता है, हार्मोन को जानने का प्रयास करेंगे। तो हार्मोन एक तरह का क्या होता है, संदेशवाहक होता है, मैसेंजर का काम करता है। ये किस चीज़ का काम करता है, मैसेंजर का काम करता है, संदेश पहुंचाता है, संदेश लेके आएगा, संदेश को पहुंचाएगा, ये संदेशवाहक होता है। एक रासायनिक केमिकल पदार्थ भी इसमें मिला रहता है, ये एक तरह का केमिकल पदार्थ होता है, लेकिन वर्क इसका संदेशवाहक है, मैसेंजर का वर्क करता है। और शरीर के विकास में, बॉडी के विकास में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ये बॉडी के विकास में यानी ग्रोथ में, बॉडी का जो ग्रोथ है उसमें काफ़ी ज़्यादा ये मदद करता है। इसके अलावा जितने भी मेटाबॉलिज्म का काम होता है, चाहे पच्य और मनोदशा कार्यों को नियंत्रित करने के लिए रक्त में यात्रा करता है। कहाँ, ब्लड में ये ट्रांसफ़र होता है हार्मोन के द्वारा, और वो बॉडी को ग्रोथ में भी करता है, कंट्रोल भी करेगा।
कोई भी चीज़ें, चाहे पचिक क्रिया है, जैसे हम लोग श्वसन, सांस करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उसमें इस चीज़ को क्या करता है, ये कंट्रोल भी करता है, कार्यों को ये नियंत्रित करता है। ये जितनी क्रियाएं हैं सबको क्या करता है, वो नियंत्रित करता है, लेकिन किसके द्वारा, वो केमिकल के द्वारा मैसेंजर का वर्क करता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं हार्मोन। एक तरह का ये केमिकल ही है और इसका वर्क होता है हर चीज़ को क्या मनोदशा है या कोई भी चीज़ें हैं उसको विकास है या बॉडी का ग्रोथ है, उस सबको कंट्रोल करना, कंट्रोल करके रक्त में यात्रा कराता है, रक्त में ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरे जगह, उसको सारी चीज़ों को वो पहुंचाता है हार्मोन। तो आई होप हार्मोन आप समझ पाए होंगे। हार्मोन में देखेंगे, हार्मोन समझ पाए होंगे। अब देखेंगे कि कितने तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो है वो कई तरह की पाई जाती हैं, जैसे 2 तरह का था। तो इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम देखेंगे विभिन्न तरह के पाए जाते हैं। उसमें जो संदेश वाहक होता है, तो संदेश पहुंचाने के लिए बहुत सारी ग्रंथियाँ काम करती है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि ये आपको कैसे देखने को मिलती है, तो ये आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिलती है। इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो उसको समझना पड़ेगा और हर एक पार्ट में समझना पड़ेगा। इसलिए इसके एक वीडियो में ये तो कवर हो ही नहीं पाएगा। इसके लिए 2 वीडियो हमको सेपरेट बनाना पड़ेगा, फिर उसका PYQ बनाना पड़ेगा। तो आइए देखिए, विभिन्न तरह के अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, तो लगभग ये 7 से 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो आपको हाइपोथैलेमस देखने को मिलता है, NCERT 10th में ये देखने को मिलेगा। वो चैप्टर कौन सा है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर में ये आपको देखने को मिलता है। उसमें आपको NCERT में देखिएगा तो NCERT में आपको हाइपोथैलेमस तो देखने को मिलता है, पेनियल ग्लैंड होता है, लेकिन ये आपको उसमें नहीं दिया हुआ है। मैं अपने से ऐड करके बताऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन आते भी नहीं है, बट मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको बता दूंगा। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, ये इंपॉर्टेंट है। थायराइड उसमें दिया हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी दिया हुआ है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड, सभी ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं कि क्या क्या है। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड, थायराइड का ही रूप होता है, थायराइड का ही रूप होता है। इसके अलावा जब नीचे जाते हैं तो थाइमस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेनक्रियाज, अब तो आप कहिएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने तो पेनक्रियाज को पढ़ाया था, तो वहाँ पे दूसरा काम था, वहाँ पे एंजाइम का काम करता था, यहाँ पे ग्लैंड का काम करता है। वहाँ पे अग्नाशयी रस रिलीज कर रहा था, यहाँ पे ग्लैंड का काम करेगा, ठीक है। तो ये अग्नाशय, एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगा, अधिपरी ग्रंथि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका VPI है, ये भी VPI है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देते हैं और NCERT में ये दिया हुआ है। इसके अलावा ओवरी है, इसके अलावा टेस्टिस, ये सारी चीज़ें विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है। अब सबको हम लोग बारी बारी से देखेंगे, लेकिन इस पर एक थोड़ा सा हम क्वेश्चन कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी करते चलेंगे तो समझ में आएगा। ये पूछा हुआ है 2018 में पूछा हुआ है, LP में पूछा हुआ है। मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो अभी मैंने बताया कि क्या क्या है उसमें। पिनियल ग्लैंड था, अधिपरिक ग्लैंड था, पिट्यूटरी ग्लैंड था, ये सारी चीज़ें तो आपको देखने को मिल रही थी, किसमें थी, ये सारी चीज़ें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ थी। तो ये तीनों तो होंगी, लेकिन हमारा राइट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा है नहीं है, तो यकृत जो होता है यही नहीं होता है। ये क्या होता है, मैंने बताया, ये एक्सोक्राइन होता है, बाहरी होता है, बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ ये होती हैं। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा यही हो जाएगा। आइए अब हर ग्लैंड्स को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं शुरू से देखेंगे, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम देखने का प्रयास करते हैं वन मिनट। सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करेंगे इसमें ग्लैंड्स पढ़ लिए, और ये क्वेश्चन तक कर लिए थे। हाइपोथैलेमस क्या है, पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो उसमें ग्लैंड्स में आपको देखने को मिला था। ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो पहला क्या था, हाइपोथैलेमस। इसको हम लोग HT से दिखाते हैं, और ये थैलेमस के नीचे ही पाया जाता है, और इसी को हम लोग ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये हमारे पूरे ब्रेन में पाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा ब्रेन हमारा हो गया पूरा ये, और इसी के नीचे ब्रेन में ही क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड, और सबसे ऊपर थाइमस पाया जाता है। ये जो पीला की तरह दिखाई दे रहा है वो थाइमस है, और यहाँ पे उसी के पास में जो छोटी चीज़ें होती हैं वो हाइपोथैलेमस होती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से ये क्या होती है, रिलीज होती है। तो
लोकेशन इसका क्या होगा, थैलेमस के नीचे होता है, अंदर नीचे। तो थैलेमस ये पाया जाएगा, बीच पार्ट में है। थैलेमस के नीचे जस्ट ये क्या पाया जाता है, थैलेमस के नीचे ये जस्ट पाया जाता है आपको हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को हम लोग पीयूष ग्रंथि से, हार्मोन इसमें पीयूष ग्रंथि से ही क्या होता है, रिलीज होता है हार्मोन। और इसको हम लोग मोचक हार्मोन भी कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस को ग्रोथ हार्मोन के काम में आता है। और हार्मोन जारी करने के लिए इसमें पिट्यूटरी ग्रंथि को ये क्या करता है, उत्तेजित करता है। यानी यही क्या करता है, इसको रिलीज करने के लिए ये क्या करता है, उत्तेजित करता है, उसको ट्रांसफ़र करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो हार्मोन ये जो होता है ये मोचक हार्मोन होता है। और हार्मोन जारी करेगा कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड करेगा। पाया कहाँ पे जाएगा, तो वो थैलेमस के नीचे पाया जाएगा। हाइपोथैलेमस को कहेंगे, हाइपोथैलेमस को ग्रोथ हार्मोन भी हम लोग कहते हैं। शॉर्ट में आप HT से दिखा सकते हैं, HT से याद कर सकते हैं, आपको फिगर में भी देखने को मिल जाएगा। अब आ जाते हैं हम पिनियल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस समझ गए, हाइपोथैलेमस का वर्क वही है, सारी चीज़ें को नियंत्रित करना, ग्रोथ करना, खास तौर पे ग्रोथ करना होता है। पिनियल ग्लैंड आइए देखते हैं। पिनियल ग्लैंड देखेंगे तो पिनियल ग्लैंड में कहाँ पाया जाता है, तो ये अग्र मस्तिष्क के पीछे। जैसे हमारा ब्रेन है तो 3 पार्टों में आपको बटा होता है, आपको पता है, हिंट ब्रेन और फोर ब्रेन और मिड ब्रेन, 3 चीज़ों में बटा होता है। तो फोर ब्रेन में ये स्थित अग्र मस्तिष्क के पीछे ये पाया जाता है लोकेशन जो इसका होता है। जैसे ये आपका पूरा टोटल पाया गया। और उसके पीछे देखिए यहाँ पे ये छोटी सी रचना जो दिख रही है, दूसरा कलर से मैं इसको दिखा देता हूँ। दूसरे कलर से मैं दिखा देता हूँ उसको। ये छोटी सी रचना जो दिखाई दे रही है वही क्या है, पिनियल ग्लैंड है। ऐसे ये सूरज की तरह आपको दिखाई देता है, सूरज जो है ना उसके तरह ये आपको दिखाई देता है। इसलिए इसको हम लोग घड़ी तंत्र भी कहते हैं, जैविक बायोलॉजिकल वॉच सिस्टम भी इसको हम लोग कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम भी कहते हैं। तो ये पीछे पाया जाएगा अग्र मस्तिष्क में। और मौसमी जैविक चक्र और चक्रवासी को भी ये नियंत्रित करता है। इसका कार्य क्या है, बायोलॉजिकल को नियंत्रित करता है, पिनियल ग्लैंड कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, फिर भी जानना जरूरी है। अब आ जाते हैं पिनियल ग्रंथि हार्मोन। इससे कुछ हार्मोन भी रिलीज होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हार्मोन कौन कौन है, ये देखिए। हार्मोन, अंधेरे का हार्मोन इसको बोला जाता है। और बायोलॉजिकल क्लॉक भी इसको कहा जाता है, जैसे मैंने बताया। और स्लीप वॉक साइकिल को ये पूरा करता है। ये हार्मोन जो होता है ना, पिनियल ग्लैंड जो होता है ना, वो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में रहते हैं तो इसको लगेगा ना कि बराबर क्या है, प्रकाशी है। तो सोने जागने और स्कार्डियन लय, सोने जागने और स्कार्डियन लय शरीर के आंतरिक जैविक घड़ी के हिस्सा को नियंत्रित करता है। कंट्रोल क्या करता है, बायोलॉजिकल जो चीज़ होता है सोने के समय में। मेलाटोनिन जो होता है रात में स्रावित होता है। आँख की रेटिना पर प्रकाश पड़ने से मेलाटोनिन का उत्पादन कम हो जाता है। सेरोटोनिन नामक द्रव्य जो होता है वो स्रावित होने लगता है। तो वही रात में हम लोग कहा जाता है कि लाइट बुझा देने। तो इसको समझ में आएगा ना कि दिन ये प्रकाश में ही काम करता है। और इसको हम लोग कौन सा हार्मोन बोलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसको हम लोग अंधेरे का हार्मोन कहते हैं। ये क्या है, अंधेरे का हार्मोन है। और बायोलॉजिकल जितने भी साइकिल होते हैं, बायोलॉजिकल साइकिल को ये काम करता है। स्लीप वॉक साइकिल इसको बोला जाता है। सोने जगाने वाला चक्र को ये पूरा करता है कंप्लीट। अगर रात में वही क्या होता है, कम हो जाती है इसकी मात्रा। और आँख की रेटिना पर प्रकाश पड़ने से मेलाटोनिन का उत्पादन कम होता है। आँख की रेटिना पर जैसे ही प्रकाश आएगा ये काम कर देगी। ज़्यादा काम करता है किसमें, वो काम करता है अंधेरे में। यानी रात में मेलाटोनिन हार्मोन जब तक लाइट रहेगा तब तक मेलाटोनिन हार्मोन जो होगा वो बहुत कम मात्रा में रिलीज होगा, जिससे आपको नींद नहीं लगेगा। जैसे इसीलिए मना किया जाता है, डॉक्टर मना करते हैं, क्योंकि उसके पीछे बायोलॉजिकल रीज़न है। इसलिए डॉक्टर मना करते हैं कि 8 घंटे की नींद अगर आपको कंप्लीट लेनी है, 8 घंटे की नींद अगर आपको कंप्लीट लेनी है तो उसके लिए आपको करना एक ही चीज़ है कि लाइट बंद कर दे, मोबाइल ज़्यादा देर तक न चलाएं। मोबाइल से ज़्यादा देर चलाने तक नींद का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो मेलाटोनिन स्रावित करता है और सेरोटोनिन भी स्रावित करने लगता है जब इसकी मात्रा कम हो जाती है। तो हार्मोन का नाम याद रखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम ऑफ पीयू से कभी कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है।
अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स जो है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। कहाँ लोकेटेड होता है उस चीज़ के बारे में मैं अभी बता रहा हूँ आपको। पीयूष ग्रंथि देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे अक्सर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या किया जाता है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि ये अन्य कई अंतःस्रावी ग्रंथियों को गतिविधि को नियंत्रित करती है। और इसका आकार जो होगा ना, बिल्कुल एक मटर की तरह, छोटा मटर की तरह होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मटर की तरह दिखाई दे रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं पिनियल ग्लैंड। और छोटी मटर की अंतःस्रावी ग्रंथि जो मस्तिष्क के आधार पर हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे स्थित है। जहाँ हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस आपको यहाँ देखने मिला, उसके ठीक नीचे ये रिलीज होती है और मस्तिष्क के फर्श पर ये आपको देखने को मिलती है। फिगर में आप देख सकते हैं कैसे है, आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। देखिए, ये पूरा आपका मस्तिष्क हो गया और ये मटर के जैसी जो रचना दिखाई दे वही है। और अन्य ग्रंथि हाइपोथैलेमस इसके ऊपर पाया जाता है। फिर इन्फ्लुएंडम, ऑप्टिक चश्मा है, ऑप्टिक चश्मा है, नर्व है, वहाँ पे दिखाई देता है। इसीलिए यहाँ पे निश्चित दिखाई देगा। और ये एंटेरियर पिट्यूटरी हो गया, ये पोस्टर पिट्यूटरी हो गया। दो तरह के पिट्यूटरी आपको पाया जाता है। और ये क्या है, मटर की तरह आपको दिख रही है। तो इसके हाइपोथैलेमस के ये नीचे रहती है और इसका कई अन्य जितने भी ग्रंथियाँ होती है सबको ये स्रावित करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखिए, अग्रकस्त पीयूष ग्रंथि, ये दो चीज़ें उसमें मैंने बताया था ना, तो एक आगे वाली होगी, एक पीछे वाली होगी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में हार्मोन कौन कौन होता है, तो सबसे पहले ये ग्रोथ हार्मोन इसको बोला जाता है, ये जहाँ पे रहता है। और ये सेल डिवीजन, ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो सेल डिवीजन की वजह से ग्रोथ हार्मोन करता है, उसमें ये मदद करता है विकास को, इसका पुनर्जनन को उत्तेजित करता है। यानी ये क्या करता है, ये ग्रंथि जो होती है ना, ग्रोथ हार्मोन जीएच, जिसको हम लोग जीएच हार्मोन बोलते हैं, तो जीएच क्या करती है, ग्रोथ करती है। लेकिन कैसे, वो सेल डिवीजन को करके एक सेल को दूसरे सेल में बांट देती है। और ये बच्चों में सामान्यतः वृद्धि के लिए आवश्यक है। ग्रोथ, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ग्रोथ हार्मोन। ये चाइल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और वयस्कों में स्वस्थ शरीर की संरचना को बनाए रखने में भूमिका बनाता है। यानी हेल्थी बॉडी के लिए भी ये काफ़ी क्या करता है, मदद करता है। लेकिन यही जीएच की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम लोग वृद्धजम बोलते हैं। यानी ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा स्रावित होता है तो आदमी क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है, लंबा हो जाता है, जिसको हम लोग वृद्धजम एक बीमारी कहते हैं। बहुत ज़्यादा वो आवश्यकता से अधिक, सामान्य से अधिक वो बढ़ जाएगा, उसको वृद्धजम बोलेंगे। और उसी में इसकी मात्रा जिसमें कम हो जाती है ग्रोथ हार्मोन, उसको द्वारफिज्म बोलते हैं। तो वो बौनापन इसी की वजह से आता है, ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो रिलीज नहीं हो पाता। इसके अलावा एक चीज़ और ये ग्लैंड्स रिलीज करता है, कौन सा, थायराइड उत्तेजक हार्मोन। यही कौन करता है, हाइपोथैलेमस का ही सब हम लोग पार्ट पढ़ रहा है। तो थायराइड ग्रंथि T4 और T3 का नाम आप सुने होंगे, मैंने बताया था। T4 और T3 का उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करता है, जो चयापचय ऊर्जा का उपयोग विकास को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो डेवलपमेंट को ही क्या करता है, रिलीज करता है। T4 और T3 ये निकालता है थायराइड हार्मोन जो होता है। अब उसी में है, अब आगे उसी में पीयूष ग्रंथि में आगे में ही पाया जाएगा। एक होता है क्या, ACTH हार्मोन, एंडोक्रिनोट्रोफिक हार्मोन जिसको बोलते हैं। यह अधिवृक्क प्रस्तंतक कोर्टिसोल नामक हार्मोन के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है, जो तनाव प्रतिक्रिया, चयापचय और प्रतिरक्षी क्रिया में शामिल है। यानी एंटीबॉडी प्रतिरक्षा करता है हमारे बॉडी को, उसमें ये मदद करेगा। और तनाव, टेंशन जो होता है ना, टेंशन को भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। लेकिन कौन से हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन पाया जाता है। इस तरीके से सारी चीज़ को क्या करता है, नियंत्रित कर कोर्टिसोल हार्मोन पाया जाता है, जो जितने भी चयापचय क्रिया है या मेटाबॉलिज्म जितने हैं या इम्यूनिटी फंक्शन जिसका ठीक ठाक है, उसमें ये मदद करता है। ACTH हार्मोन उसी में ये मदद करता है, बहुत ज़्यादा में आपको देखने को ये मिलता है। कौन हार्मोन है, तो कोर्टिसोल हार्मोन है। और ये स्टार लगा दिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भर भर के पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखेंगे FSH हार्मोन जो होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कूप उत्तेजक हार्मोन। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे मिलता है, तो महिलाओं में
कुप की वृद्धि और एस्ट्रोजन का उत्पादन करने में, पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन करने में सहायता करता है। ये सबसे ज़्यादा आपको कहाँ दिखाई देगा, तो पुरुषों में स्पर्म रिलीज करने के लिए ही ये क्या करता है, जिस शुक्राणु जो होता है रिलीज करने के लिए ये काफ़ी मदद करता है FSH हार्मोन। इसके अलावा एस्ट्रोजन स्रावित करता है। ये एस्ट्रोजन जो स्त्री में पाया जाता है उसी को ये क्या करता है, ग्रोथ करता है, जिससे ओवम तैयार होता है, ओवम बनता है। एस्ट्रोजन हार्मोन उसमें स्रावित करता है, कौन सा, FSH हार्मोन, और इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है, जिससे स्पर्म रिलीज होता है, उससे अंडाणु रिलीज होगा, इससे स्पर्म रिलीज होगा। हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, वो इम्पोर्टेंट भी है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो वो चैप्टर अब मैंने बचा के रखा है, अभी है क्लासिफिकेशन है। और फिर जैसे मैंने बार बार बता रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर आपको रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आते हैं, फिर आपको जेनेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं। इन 4 से 5 चैप्टर और बचे हैं। 10 दिन आपको लगेंगे, 10 दिन में ये चैप्टर लगभग बायो आपका ख़त्म के कगार पे है, बायो ख़त्म हो जाएगा। तो महिलाओं में FSH कुप की वृद्धि और एस्ट्रोजन के उत्पादन के लिए ये काम करता है। FSH हार्मोन फुल फॉर्म कभी कभी इसका पूछ देता है। इसी में अब आगे आएंगे, अभी और चीज़ है, हार्मोन काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये क्या करता है, महिलाओं में ही ये पाया जाता है। फैलोपियन नलिका ये आपका जो हो गया, वहाँ पे कार्पस ल्यूटियम के विकास को सक्रिय करता है। कार्पस ल्यूटियम जो फैलोपियन ट्यूब में आपको देखने को मिलता है और लेयर बनता है, वहाँ पे अंडाणु को ओवम को क्या करेगा, ले जाकर वहाँ पे अटैच करता है, उसकी सुरक्षा करता है ओवुलेशन में। तो LH हार्मोन ही क्या करता है, मदद करता है। पुरुष में किस चीज़ को, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ये सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है। तो LH हार्मोन समझ गए। इसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन देखेंगे, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी ये रिलीज करता है। तो ये स्तनपान में भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। प्रोलैक्टिन बच्चे के जन्म के बाद और स्तनपान के दौरान ग्रंथियों को दूध बनाने के लिए, मिल्क दूध पीने के लिए, बच्चा का जो दूध, बच्चा जैसे माँ जो गर्भवती होती हैं, तो गर्भवती होती है तो उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेगा तो वो दूध तो पिएगा। तो माँ के स्तनपान कराने के लिए स्तनपान में प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगता है, उसके लिए ज़रूरत है दूध बनने के लिए, और उसी दूध को बच्चा पी के आगे बढ़ता है, उसी का स्तनपान करेगा, तो उसके लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है। हाइपोथैलेमस से ही करता है, ये सब अंदर ही पाया जाता है। तो मेल के लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन बच्चे के लिए। तो ये प्रसव के समय में ज़्यादा हो जाएगा। अब आइए फर्स्ट वाला देखते हैं, पीछे वाला। वो जितनी भी हार्मोनें थी सब क्या थी, अंदर वाली थी। अब थोड़ा सा हम लोग बाहर वाले देखते हैं। PPG के नाम से हम इसको जानेंगे। और ये ऑक्सीटोसिन सबसे पहले इसमें देखेंगे। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग लव हार्मोन भी कहते हैं। मतलब दो कपल कडल कर रहा है, यानी एक दूसरे से सेक्स की क्रिया कर रहा है, रिप्रोडक्शन की क्रिया कर रहे हैं, प्यार कर रहा है, थोड़ा सा अपने में किस वगैरह कर रहे हैं, तो उस सब में एक हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, जिसको हम लोग लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसको HT से भी दिखाया जाता है। और ये क्या करता है, पूरे वही सारे चीज़ को PPG के रूप में क्या करता है, उसको रिलीज करता है। तो इसको प्रेम हार्मोन भी कहते हैं, लव हार्मोन भी कहते हैं, आलिंगन हार्मोन भी कहते हैं। लेकिन पस पिट्यूटरी इसे संग्रहित करती है और रक्त प्रवाह में छोड़ देती है। लेकिन क्या करेगी, पिट्यूटरी जो होती है ना, पीछे वाली पिट्यूटरी, उसको क्या करेगी, उसको ले लेगी, ऑब्जर्व कर लेती है और ब्लड स्ट्रीम में ले जाके क्या करती है, छोड़ देती है। और दूध का निष्कासन ऑक्सीटोसिन के माध्यम से दूध का निष्कासन भी होता है। यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाता है और जो रिलीज होगा, जो बाहर आएगा, वो ऑक्सीटोसिन के मदद से ही वो बाहर आता है। इसको हम लोग सेक्स हार्मोन के भी नाम से जान सकते हैं। सेक्स हार्मोन भी कहते हैं, लव हार्मोन भी कहते हैं, इसका बहुत सारा नाम है और इम्पोर्टेंट है ऑक्सीटोसिन। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये आप याद रखिएगा कि इसको क्या बोलेंगे, लव हार्मोन भी बोलेंगे। हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, आलिंगन में मदद करता है, प्रेम हार्मोन कहलाता है, और पिट्यूटरी ग्रंथ से सीक्रेट होता है, उसी को क्या करती है, वो सेलेक्ट करती है। इसलिए मैंने दिल बनाया है यहाँ पे, प्रेम हार्मोन इसको भी बोला जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ADH एंटीडायटिक हार्मोन, SCH बोलेंगे, वेस्परीन इसको भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है, ADH शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने में आता है, यानी जल की मात्रा हमारा जो है H2O को नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा यही। और ये कहाँ मिलता है, तो
किडनी में आपको देखने को मिलता है। रक्त अपशिष्ट को छानते में पुनः अवशोषित किए जाने वाले पानी को की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब किडनी से जितने भी अनप्योर ब्लड होता है उसको छानता है और छान के पानी को बाहर निकालता है, जब मूत्र का निर्माण होता है तो उसी को ये कंट्रोल करता है ADH हार्मोन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हार्मोन से क्वेश्चन आते ही हैं आपको, तो इस चीज़ को आप बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। क्लियर है, आप समझ पाए होंगे। पानी को ही ऑब्जर्व करता है। इस पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, PYQ देख लेते हैं। अभी वीडियो लंबा जाएगा, ठीक है, और 2 पार्ट में इसको हम लोग ख़त्म भी करेंगे, 2 पार्ट में इसको ख़त्म करेंगे, 1 पार्ट में पॉसिबल नहीं। इसमें क्वेश्चन है कि जब वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन का स्तर कम होता है तो कौन सी वृद्धि हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जारी करता है और पिट्यूटरी ग्रंथि की वृद्धि हार्मोन जारी करने के लिए उत्तेजित करता है। तो कौन होगा आपको पता है, वो है HT, जिसको हाइपोथैलेमस के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हमारा हाइपोथैलेमस हो जाएगा। और ये पूछा हुआ है रेलवे में 24 में पूछा हुआ है, सेकंड शिफ्ट में। अब अगला आते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि ये भी क्या है, एक्सोक्राइन है, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि में हम देखेंगे, थायराइड ग्लैंड्स में हम देखेंगे तो ये हम पाया कहाँ पे जाता है, तो हमारा गर्दन जो होता है ना, गर्दन के बीच में, ये आपको लेरिंग्स हो गया, ये लेरिंग्स के बीच में पाया जाएगा। और ट्रेकिया के बीच में भी पाया जाता है, लेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में गर्दन में पाया जाता है। और ये बिल्कुल बटरफ्लाई जैसे, तितली जैसे होती है, आप देख सकते हैं, तितली जैसे होती है, तितली की तरह आपको रचना ये दिखाई देती है, ऐसे गर्दन के पास में आपको दिखाई देने को मिलती है। इसका लोकेशन आप समझ गए। तो थायराइड ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो गर्दन के निचले हिस्से में स्थित होती है, जो श्वास नली के चारों ओर लिपटी होती है। यानी हमारा जो श्वास नली जो होता है ना, उसके चारों ओर लिपटी रहती है, उसी में पाई जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ पाए होंगे, लोकेशन देख लिया। और इसकी रचना जो होगी कैसी होगी, तितली की तरह रचना आपको देखने को मिलती है। और ये आप देख लीजिए, ससुरी मोबाइल पोर्टल है, मोबाइल दिखाया गया है, लिपस्टिक जिसको बोलते हैं, इसमें तो सभी आदमी बिक जाता है। आगे देखेंगे तो थायराइड ग्लैंड इसको बोला जाता है, टोटल को थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। थायराइड ग्लैंड ये ट्रेकिया हो गया, ये स्थमस पाया जाता है, लेरिंग्स हो गया, ये थायराइड ग्लैंड है। तितली की तरह बिल्कुल ये रचना दिखाई देती है, श्वास नली के बीच में ये पाई जाती है। अब ये कौन सा हार्मोन को रिलीज करती है, तो 2 हार्मोन ये रिलीज करती है, जिसको हम लोग ऑटोग्रंथि के नाम से जानते हैं। T3 T4 और कैरोसोलिन 3 चीज़ें ग्रहण करती है, जो मैंने पीछे पढ़ा दिया हूँ, मैं इसको पीछे पढ़ा दिया हूँ, बता दिया हूँ। तो ये एक तो थायरोक्सिन हार्मोन T4 को रिलीज करती है, थायरोक्सिन हार्मोन T4 को रिलीज करती है और विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चयापचय क्या बोलते हैं, तो चयापचय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसको किस में, मेटाबॉलिज्म में चेंज कर देना है, एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है मेटाबॉलिज्म के माध्यम से, उसी को ये रिलीज करता है, प्लस उसी को कंट्रोल करता है TH4, ठीक है। TH4 जब गला में खराश आता है तो TH4 ही चेक कराया जाता है ताकि TB का शिकायत ना हो, ठीक है। तो उसमें आपको ये T4 और T3 दोनों को जांच किया जाता है। बलगम वगैरह ज़्यादा आता है, सांस में प्रॉब्लम होता है, तो ये चीज़ें जांच कराई जाती है, T3 और T4 कराई जाती है। और ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है कि इस चीज़ में भोजन को डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा ये मदद करता है। दूसरा जो हार्मोन रिलीज करता है T3 ट्राई आयोडोथायरिन, यह थायराइड हार्मोन का सक्रिय रूप है जो चयापचय वृद्धि और विकास को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, ये तो तितली की जैसे रचना पाई जाएगी, और ये छोटा छोटा इसमें छेदे की तरह रचना दिखाई देता है T3 में। ये सक्रिय रूप होता है, थायराइड ग्लैंड को ये सक्रिय रूप में क्या करता है, बनाता है, ठीक है। और उसमें ये सक्रिय जिम्मेदार है, चयापचय वृद्धि विकास को विनियमित करने के लिए भी ये क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो ये याद रखेंगे। अब इससे एक चीज़ें रिलीज होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं आयोडीन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से मिलता है, तो वही थायराइड ग्लैंड्स में इसकी ज़रूरत होती है, T4 और C जो मैंने लिखवाया था। एक आयोडीन होता है, थायरोक्सिन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता जरूरत पड़ती है। एक तरह का ये क्या है, तत्व है। इस तत्व का आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखा गया है। और आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 126.905, केमिस्ट्री में काम में आएगा। और 53 इसका एटॉमिक नंबर देखने को मिलता है, एटॉमिक मास आपको
1.3 आयोडीन हो या तो होता है। और आर यू गेटिंग टू इनफ आयोडीन, आयोडीन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या चीज़ हो सकता है वो समझेंगे। आयोडीन को कमी को रोकने के लिए आम टेबल नमक आयोडीन युक्त का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग जो भी नमक सेंधा नमक, सुधा नमक, टाटा नमक देखते हैं ना, सब में आयोडीन क्या रहता है, मिक्स रहता है। उसको हम लोग यूज करते हैं कि आयोडीन की कमी ना हो। आयोडीन की कमी होगी तो भी दिक्कत है, आयोडीन बढ़ जाएगा तो भी दिक्कत है। आगे देखेंगे क्या क्या हो सकता है। जैसे आप देखे होंगे कि आयोडीन की मात्रा अगर ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे गर्दन जो होगा ना वो फूल जाएगा, गोल ऐसे फूल जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्वाटियर बोलते हैं, गलगंड बोलते हैं, या घेगा रोग इसको कहा जाता है। आयोडीन की कमी से ये होता है, फूल जाता है। क्वेश्चन भी एक है यहाँ पे, आयोडीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो इसमें कैल्शियम तो होगा नहीं, सोडियम नहीं होगा, पोटेशियम भी नहीं होगा। राइट आंसर अभी मैंने पढ़ा के लाया, आयोडीन होता है। पूछा हुआ है एएलपी में, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ रेलवे में। अब देखिए थायराइड ग्लैंड, इसी में आगे देखेंगे एक और चीज़ बच गया था जो सी था। 3 चीज़ें पढ़ ले, सी कैल्शियोट्रिस्टोनिन, तो ऑटो ग्रंथि इसको हम लोग कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑटो ग्रंथि बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, उसी तरह से तितली की तरह ही है, आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए छोटी आंत में आपको देखने को मिलता है, किडनी में देखने को मिलता है, आपको स्टोमक में ये सब देखने को मिलता है, दीवार के रूप में ये पाया जाता है। तो इसका मुख्य कार्य रक्त में कैल्शियम का स्तर अधिक होने पर उसे कम करना है। अगर कैल्शियम की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाएगी तो कैलोकटीन हार्मोन जो होगा वो रिलीज होता है और उसको कंट्रोल करके रखता है, उसको कम करके रखता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन समझ जाएंगे कि कौन सा तत्व थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो कौन सा हो जाएगा आप बता दीजिए। तो अभी पहले मैंने पढ़ा कर लाया कि इसके लिए कौन सा है, तो आयोडीन है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो आयोडीन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, एक क्वेश्चन और आपको देखने को मिलेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन उत्पादन के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है। थायराइड ग्रंथि जो होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन, उसके उत्पादन करने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है। वही क्वेश्चन है, एक बार रिपीट हो गया है। तो आपको मैंने पढ़ा के लाया कि उसके लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है, तो वो आयोडीन की आवश्यकता होती है। एलपी में ये पूछा गया है। तो कुल मिला जुला के अगर हमने देखने का प्रयास किया तो शुरू से थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। हम लोगों ने ग्लैंड्स पढ़ा, ग्लैंड्स बोलेंगे किसको, एक बार रिवीजन में करवा दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। और बाकी नेक्स्ट पार्ट में आपको वो देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में वही 40 या 50 मिनट के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, आप वहाँ से क्लास को देख सकते हैं। ग्रंथि शरीर के विशेष भाग में जो पदार्थ बनाती है उनको हम क्या कहेंगे, स्रावित करेंगे। ग्रंथि जो होगी 2 तरह की आपको पाई जाएगी, एक तो एक्सोक्राइन, एक एंडोक्राइन, 2 तरह के देखने को मिलेंगी। एक्सोक्राइन में अगर हम देखते हैं तो एक्सोक्राइन में क्या होता है, एक्सोक्राइन में एक एग्जाम्पल में आपको लीवर देखने को मिला था। इसके अलावा फिर हमने आगे देखा कि हार्मोन क्या है। एंडोक्राइन में देखें तो ये डक्ट नहीं होती है, नली इसमें नहीं होती है, डायरेक्ट हार्मोन को छोड़ती है, किसमें, रक्त में छोड़ देती है, सीधे हार्मोन पाया जाता है, हार्मोन में ही कर देती है, नली कोई नहीं पाया जाता है। किडनी आपको देखने को मिल जाता है, एड्रिनल ग्रैंड में आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि देखें, अंतःस्रावी तंत्र देखें तो बहुत सारे एंडोक्राइन के ग्लैंड्स जो होती है वो एंडोक्राइन सिस्टम मिलके बनाती है, ये मैंने बताया। इसके फिर हम लोगों ने क्या देखा, हार्मोन थोड़ा सा समझने का प्रयास किए कि हार्मोन क्या होता है। तो एक क्या आपके लिए केमिकल मैसेंजर होता है और वो क्या करता है, बॉडी का ग्रोथ जो होता है, बॉडी के ग्रोथ को वो रोकता है, मैसेंजर का वर्क करता है। इसके अलावा हम लोगों ने अनेक तरह के ग्रंथियाँ देखे, विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथि देखे, जिसमें लगभग 12 तरह की ग्रंथि मैंने बताया ये अंदर काम करती है, जैसे हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। इसके अलावा आपको थाइमस देखने को मिला, अग्नाशय देखने को मिला, अधिवृक्क मिला,
अंडाशय, वृषण, ये सारी ग्रंथियाँ क्या करती है, सब एंडोक्राइन ग्लैंड है, सब अंदरूनी ग्लैंड है और सब ये आपको इतने ग्रंथियाँ देखने को मिलती हैं। सबको हम लोग बारीक से पढ़ना है। इसमें बताया कि कौन नहीं है, क्वेश्चन मैंने कराया तो राइट आंसर मैंने बताया था आपको वो यकृत नहीं है। बाकी सारी चीज़ें आपको देखने को मिली थी। इसके अलावा हम लोग हार्मोन पढ़े, तो हार्मोन में शुरुआत किए थे सबसे पहला हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में सब चीज़ मैंने बता दिया कि इसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन HT के नाम से जानते हैं। लोकेटेड कहाँ होता है, तो थैलेमस के नीचे। और थैलेमस कहाँ पाया जाता है, तो वो दिमाग में पाया जाता है, फोरब्रेन में पाया जाता है। इसके अलावा हम लोग पिनियल ग्लैंड समझे, जो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ये पिनियल ग्लैंड के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि पिनियल ग्लैंड के माध्यम से ही हमें सोने और बायोलॉजिकल घड़ी जो होती है उसमें वो मदद करती है। दो तरीके के पिनियल ग्लैंड एक मटर के दाने की तरह पाया जाता है। पिनियल ग्लैंड के बारे में हम कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। अंधकार जो रात में, इस वजह से मोबाइल को कम यूज़ करना चाहिए क्योंकि नींद को ये बेकार करता है। और लाइट जब तक रहेगा तब तक नींद आपको लगेगी नहीं, क्योंकि हार्मोन को लगता है कि अभी तो दिन ही है, तो दिन वाला हार्मोन, अंधेरे का हार्मोन इसको कहा जाता है। इम्पोर्टेंट था ये मैंने बताया। इसके बाद से सबसे इम्पोर्टेंट जो था पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। जितनी भी ग्लैंड्स हैं सब इसी से रिलीज होती हैं और ये छोटी मटर के दाने की तरह दिखाई देगा। और हाइपोथैलेमस के ये नीचे पाया जाता है, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि बहुत सारे ग्रंथियों को रिलीज करती है, तो ये हमने बताया आपको। इसके अलावा मैंने अग्रहस्त पीयूष ग्रंथि को हम लोग बातें तो दो तरीके का पाया गया, एक तो एंटीरियर पाया जाएगा, एक अग्रग्रस्त, एक पश्चअस्त दिखाई देगा। अग्रग्रस्त में हार्मोन में आपको सबसे पहले हम लोग ग्रोथ हार्मोन पढ़े, जिसमें कोशिका विभाजन करता है और वही ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम लोग विर्तजिम बोलते हैं, और कम हो जाता है तो द्वारफिम बोलते हैं, बौनापल बोलते हैं। और जाइगोटिज्म इसको बोलेंगे, उसको जाइगोटिज्म या विर्तजिम कहेंगे, इसको बौनापन या ड्वार्फिज्म भी बोलेंगे। तो ये आप लोगों ने दोनों को देखा, एक को TSH हार्मोन, एक GH हार्मोन था। इसके अलावा हम लोगों ने आगे वाला में ही था, ये आगे वाला में ही था, तो SCTH हार्मोन को देखे और ये पाया क्या जाता है, ये तनाव, टेंशन वगैरह जो होता है प्रतिरक्षा के कार्य में ये शामिल होता है। इसके अलावा हम लोग फिर हम लोग नेक्स्ट देखे, इसके अतिरिक्त हम लोग देखे कोपोत्तेजक हार्मोन FSH हार्मोन, जो स्पर्म और ओवम यानी एस्ट्रोजन, जो स्त्रियों में एस्ट्रोजन पाया जाता है उसको रिलीज करने में ये मदद करता है, और स्पर्म उत्पादन में भी, प्रोड्यूस करने में भी ये मदद करता है। FSH हार्मोन इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा हम लोगों ने नेक्स्ट देखने का प्रयास किया LH हार्मोन। 2 मिनट में मैंने बता दिया जितना पढ़ा। LH हार्मोन ओवुलेशन में मदद करता है फैलोपियन ट्यूब में। और कार्पस ल्यूटियम को सक्रिय रखता है, बनाता है। पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को, उत्पादन को ये उत्तेजित करता है। इसके अलावा आगे देखें तो इसमें एक हार्मोन आपको देखने को मिल गया था, प्रोलैक्टिन, जो मिल्क के लिए इम्पोर्टेंट है, मिल्क रिलीज करता है, स्तनपान के दौरान दूध को उत्तेजित करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन बच्चे के जन्म के समय में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अब इसके अलावा पश्च में देखें वो अंतर था, इसके वाला पश्च में देखें तो पश्च में ऑक्सीटोसिन, जिसको हम लोग लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, और ये PPG के नाम से शॉर्ट में देख सकते हैं। दूध के निष्कासन में काफ़ी मदद करता है, रक्त प्रवाह में लेकर छोड़ देता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिल बनाया। लव हार्मोन भी बोलते हैं, यानी आलिंगन का काम जितना होता है इसी हार्मोन की वजह से होता है। इसके अलावा ADH हार्मोन हम लोगों ने देखा, तो ADH हार्मोन आपको किडनी में देखने को मिलेगा, मूत्र रोधी हार्मोन इसको बोला जाता है। पानी की मात्रा शरीर में जितनी है उसको नियंत्रित ये करता है, जल को, और अवशिष्ट को जब छानता है किडनी तो उस समय ये जितने भी अवशिष्ट पानी होती है उसको नियंत्रित करके कम उसको करता है। कि किडनी में ज़्यादा इसका उपयोग है, उसमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इससे एक लोग हम क्वेश्चन भी किए। इसके अलावा फिर हम लोग थायराइड ग्लैंड्स के बारे में पढ़े, तो थायराइड ग्लैंड्स जो होती है वो कैसी होती है, एक तितली की तरह रचना होती है, जो श्वास नली में पाई जाती है, चपटी होती है, चारों तरफ से वो लिपटी होती है। इसके अलावा हम लोग अब थायराइड में भी हार्मोन कितने, तो T3, T4 और C, 3 तरह के ये हार्मोन रिलीज करता है। तो T3 जो होता है वो चयापचय क्रिया द्वारा भोजन को
ऊर्जा में, एनर्जी में चेंज करने में मदद करता है। और T3 जो होता है ये भी वृद्धि और विकास में मदद करता है। इसके अलावा हम लोग आयोडीन जो काफ़ी ज़्यादा मदद करता है T4 में थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करने में। आयोडीन उसमें ज़रूरत है थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए, और इसकी कमी को रोकने के लिए हम आयोडीन युक्त नमक भी खाते हैं। और अगर ये कमी हो गया या आयोडीन की कमी बढ़ गया तो घेंघा रोग हमें आयोडीन की कमी हो जाएगा तो घेंघा रोग हमें हो जाता है। पहले समुद्र के पानी में होता है, पानी के लोग होता भी नहीं होता, इसको गलगंड भी हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने कराया थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए, तो आपको पता है कि आयोडीन हो जाएगा। और इसके अलावा तीसरा हार्मोन जो था जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, कैल्शियोटोनिन हार्मोन बोल रहे थे, सी से दिखा रहे थे। इसका मुख्य रूप काम होता है कि कैल्शियम का स्तर अधिक होगा तो उसको कम करेगा, और ये आपको सबसे ज़्यादा काम लीवर में, किडनी में, ब्लड में, इस सब में काम करता है। इस पर एक क्वेश्चन भी किया हम लोग, जिसके लिए ज़रूरत क्या था, आयोडीन की ज़रूरत थी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन हम लोग किए, इसमें भी ज़रूरत किस चीज़ की थी, फिर बेशक क्वेश्चन था आयोडीन की ज़रूरत थी, तत्वों की आवश्यकता थी। तो ये पूरा एक हार्मोन था। अभी कुछ हार्मोन जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है वो बाकी हैं, तो जिसको हम लोग अगले चैप्टर में देखने का प्रयास करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अगर अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करें। कोई भी डाउट है तो डाउट कमेंट सेक्शन में डाउट पुट कर दें, उसको मैं देखूँगा और प्रयास करूँगा कि आप उसको दूर करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।